डीडी न्यूज पर शुरू हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को, यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में 45 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात सौंपने के बाद राष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के काम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के कार्य की समान भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी होती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन से रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन महोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 द्वारा हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीतने पर बेंगलुरु वासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हुए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अवसर की तस्वीरें भी साझा की हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा है कि यह उपलब्धि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और कलात्मक सुंदरता के साथ संयोजित करने के देश के आगे बढ़ते कौशल को दर्शाती है। अरब सागर में इजरायल से संबंध एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन ने हमला हुआ है। इसके कारण टैंकर में लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पोत पर लगभग 20 भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज इस वाणिज्यिक पोत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत भी इस पोत की तरफ जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के समुद्र की निगरानी करने वाले विमान P-81 ने वाणिज्यिक पोत MV चैम प्लूटो से संपर्क स्थापित कर लिया है। नौसेना अधिकारियों ने बताया है कि P-81 विमान को गोवा के INS हंसा नौसेना हवाई अड्डे से भेजा गया है। यह घटना भारत के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुई है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से पोतों पर हमले शुरू हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नाकार किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 91 लाख से अधिक यात्रियों ने डिजी यात्रा की सुविधा ली है। पिछले वर्ष नई दिल्ली से शुरू हुई डिजी यात्रा वर्तमान में देश के 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट पर यात्रियों का चेहरा पहचान तकनीक द्वारा संपर्क और बाधा रहित प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत तेजी से आगे ना बढ़ रहा हो। उन्होंने कहा कि G20 में भारत ने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई है। ओम बिरला ने साथ ही कहा कि अगर दुनिया में सभी को आगे बढ़ना है तो हमें एक परिवार के रूप में काम करना होगा। साथ मिलकर हम समृद्ध होंगे। दुनिया को नेतृत्व देकर भारत दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
आगामी 29 दिसंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की चर्चा तेज है। इस बीच अचानक नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने पहुंचे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पे हैं। वी मुरलीधरन ने फुजराह में प्रवासी भारतीयों के एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद वी मुरलीधरन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार प्रत्येक भारतीय के साथ भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें हमेशा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार कर ली है, जिस पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। ओडिशा के कटक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया, खेलो इंडिया की शुरुआत हुई और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। लखनऊ में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अतिथियों के लिए अचूक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण दिन होगा। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में एक आतंकवाद रोधी अभियान स्थल के पास मृत मिले 3 नागरिकों के परिजनों की मौत की जांच के सिलसिले में पूरा सहयोग करने की घोषणा की है। वहीं प्रशासन ने 3 नागरिकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरियां देने की घोषणा की है। राजौरी और पुंछ जिले में कल तड़के से ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद है। सुरक्षा बलों ने हमले के पीछे के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पहाड़ी इलाकों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी घटना सामने आई है। बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मार दी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में जारी आयुष्मान भव अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। एसटीएफ कोलकाता पुलिस और एसटीएफ बिहार पुलिस ने ओडिशा के गोपालपुर गांव में एक संयुक्त अभियान में एक अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण इकाई का सफलतापूर्वक पता लगाया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम की पुरानी इमारत में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैब का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद शनिवार को दिल्ली में औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक भीषण श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए ग्रैब के तीसरे चरण को फिर से लागू किया है। इस चरण के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। आयोग के निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3 से 4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने से और पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा में और साथ ही हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास शनिवार को ताजा बर्फबारी हुई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वाराणसी स्थित विश्व हाउस में क्रिसमस मिलन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने शांति संदेश के साथ साथ लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी। पुडुचेरी में क्रिसमस से पहले चर्चों को सजाया गया, सड़कों पर भी जगमगाहट देखी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में क्रिसमस से पहले सेंट मेरी चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों और गरीबों का समर्थन करने के साथ उद्योग समर्थक भी है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रासायनिक क्षेत्र के कारोबारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भारत की विशाल बाजार क्षमता और इसके प्रतिभाशाली लोगों का सदुपयोग करने के लिए उद्योग का समर्थन कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-2023 में कर्ज के रूप में 13,055 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे सरकार के ऊपर कर्ज बोझ बढ़कर 86,579 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2021-22 में 73,534 करोड़ रुपए था। एयर इंडिया का पहला चौड़े आकार का A350-900 विमान यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी एयरबस की फ्रांस स्थित टुलूज इकाई से भारत पहुंचा। VTJRA के तौर पर पंजीकृत विमान राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन अपने बेड़े में इस प्रकार का विमान रखने वाली भारत में पहली विमानन कंपनी बन गई है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक्सप्रेस 100 ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं और फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। हवाई क्षेत्र के उपयोग में लचीलेपन से विमानन कंपनियों को सालाना 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे उड़ान के समय ईंधन के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी विमानन क्षेत्र की समीक्षा में यह भी कहा है कि नागर विमानन महानिदेशालय ने इस साल 18 दिसंबर तक रिकॉर्ड 1,562 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.82% रहने का अनुमान है। यह 2023-2024 में अनुमानित 4.61% से अधिक है। हिमाचल प्रदेश सरकार रेत और बजरी की दरें तय करेगी। साथ ही कंपनियों में विलय या भागीदार कंपनियों से अलग होने को लेकर 8% स्टाम्प शुल्क भी लेगी। इस संबंध में राज्य विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार खनन पट्टों की नीलामी के मामले में पट्टा राशि पर 6% स्टाम्प शुल्क भी वसूलेगी। इन कदमों का उद्देश्य संसाधन जुटाना है। सीसीआई ने अल्फा अल्टरनेटिव्स ग्रुप को दिलीप बिल्डकॉन में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने नोटिस में कहा है कि लेन देन के तहत AHPL और इससे की अन्य संस्थाएं वारंट अभियान के माध्यम से दिलीप बिल्डकॉन में 9.99% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगी। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब परोसने और उसके सेवन की अनुमति देने के गुजरात सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील और साहसिक बताया है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रीमियम यानी कि महंगे घरों की कीमत पिछले एक साल में 45% तक बढ़ गई है। इन घरों में निर्माणाधीन और बन चुके दोनों घर शामिल हैं। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी सेविल्स इंडिया की जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में पिछले एक साल में बन चुके घरों की कीमत में 28 से 45% तक वृद्धि हुई है। निर्माणाधीन घरों की कीमत 12 से 45% तक बढ़ गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गजा में इजरायली सेना के भीषण हमले जारी हैं। गजा के सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली विमानों ने बमबारी की है तो टैंकों से गोलीबारी भी हुई है। इजरायली टैंक अब शहर में दाखिल हो गए हैं। हमास ने दावा किया है कि उसने 5 इजरायली टैंक नष्ट कर दी है। 78 दिनों में युद्ध में गजा में शनिवार को 201 लोग मारे गए हैं और मृतक संख्या बढ़कर 20,258 हो गई है, जबकि इजरायल के 140 सैनिक मारे गए हैं। बंधकों की रिहाई के बदले हमास की स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर शांत रहते हुए इजरायल ने गजा में अब हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खैरसों में रूस की गोलीबारी और ड्रोन के हमले में एक आदमी की मौत हो गई है। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन से सटे बिजली स्टेशन पर भी रूसी सेना के हमले के 5 मजदूर घायल हो गए हैं। साथ ही पूरा खोवो शहर में बिजली भी गुल हो गई है।
जर्मनी की पुलिस ने कोलोन कैथेड्रल में सुरक्षा बढ़ा दी है। नए साल की पूर्व संध्या पर हमले की चेतावनी मिलने के बाद और हाल ही के हफ्तों में इस्लामी हिंसा के बढ़ते खतरे के बारे में सरकारी चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज चर्च में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा जांच की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि वे चल रही जांच का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं। जर्मन अखबार बिल्ड ने पहले खबर दी थी कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन के सुरक्षा अधिकारियों को संकेत मिले हैं कि एक इस्लामी समूह क्रिसमस और नए साल के उत्सव के दौरान हमले करना चाहता है। ऑस्ट्रियाई पुलिस ने एक बयान में कहा है कि वे अलर्ट की स्थिति को देखते हुए चर्चों और क्रिसमस बाजारों पर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका के बुरुंडी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो स्थित एक विद्रोही समूह के हमले के बाद बुरुंडी में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। बुरुंडी के प्रवक्ता जेरोम न्योनजिमा ने कहा है कि मारे गए लोगों में 12 बच्चे और 3 महिलाएं थीं, जिनमें से 2 गर्भवती थीं। हमले में कांगो के साथ तांगानिका झील की सीमा के करीब पश्चिमी शहर बुगीजो में कल शाम 9 घरों को निशाना बनाया गया। पूर्वी कांगो के दक्षिण किवू में स्थित एक बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोही समूह रेड तबारा ने एक्स पर इस पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की है। बातचीत की जानकारी देते हुए बाइडेन ने बताया कि उन्होंने संघर्ष विराम के लिए ना कहा है। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ किया है कि हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करके ही रहेंगे। लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा। आईडीएफ ने पिछले सप्ताह हमास के करीब 200 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सेना ने कहा है कि आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 700 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर बताया है कि जिसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आपातकालीन मंत्री बेनी गेंटस को उत्तरी गजा में सैनिकों से मिलते हुए दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए अधिक सहायता की अपील करने के बाद भी इजरायल ने उत्तरी गजा में हमले तेज कर दिए हैं। खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 46 रन की बढ़त हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहलिया मैकग्राथ ने 73 रन की पारी खेली। वहीं एलिस पेरी ने 45 रन बनाए। भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट लिए। बांग्लादेश ने तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 31 ओवर और 4 गेंदों में महज 98 रन पर समेट दिया। इसके बाद 15 ओवर और 1 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान पर 17 मैचों में चला आ रहा अजय सिलसिला भी टूट गया है। इस हार के बावजूद न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान के गेंदबाज नोमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। एपेंडिसाइटिस के चलते टीम के साथ बाकी के मुकाबले के लिए टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी सुनील रैना का कहना है कि कुश्ती संघ के चुनाव सही तरीके और सही माहौल में हुए हैं। ऐसे में अब सभी पक्षों को मिलकर कुश्ती की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय चयन निशानेबाजी ट्रायल्स के फाइनल में 244.5 का स्कोर बनाकर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल T1 का खिताब जीता है। सौरभ ने सेना के रविंद्र सिंह को 0.1 अंक के मामूली अंतर से हराकर जीत दर्ज की। महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा का दमदार प्रदर्शन राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देखने को मिला है। मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड की अल्फिया पर 4-1 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके अंतिम 16 में जगह बनाई। वहीं पूजा रानी ने भी शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचाया। पूजा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में नागालैंड के रेनू को आसानी से 5-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। आर्सेनल और लिवरपूल के बीच खेला गया ईपीएल का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। आर्सेनल ने अंक तालिका में लिवरपूल को 1 अंक के पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाए रखा है। आर्सेनल ने मैच के चौथे ही मिनट में गोल करके बढ़त बना ली। टीम के लिए ये गोल गैब्रियल ने किया। हालांकि 29वें मिनट में लिवरपूल के स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह ने गोल करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को वेस्ट हैम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। वेस्ट हैम ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम किया है। दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए।
टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने एवर्टन पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल करके शीर्ष 4 में स्थान बना लिया है। टॉटनहैम के लिए पहले हाफ में रिचार्डसन और सन ह्यूमन ने गोल किए। ईपीएल के एक ही अन्य मुकाबले में ल्यूटन टाउन ने न्यूकैसल यूनाइटेड पर 1-0 से जीत हासिल करने में सफलता पाई। मैच का एकमात्र गोल टाउनसेंड ने 25वें मिनट में किया। दिन के एक अन्य मैच में बर्नले ने फुलहम पर 2-0 से जीत हासिल करने में सफलता पाई। बर्नले की तरफ से दोनों गोल दूसरे हाफ में देखने को मिले। फिल्म से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की आज जयंती है। उनके नाम लगभग 26,000 गीत गाने का रिकॉर्ड है। भले ही रफी इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, मगर सुरों की दुनिया का ये बेताज बाजता आज भी फैंस के दिलों में अमर है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म फाइटर का दूसरा गाना इश्क जैसा कुछ रिलीज हो गया है। गाने में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की हॉट केमिस्ट्री नजर आ रही है। इश्क जैसा कुछ गाने को विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी ने गाया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म देवा के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में पूरी हो गई है। देवा दशहरे के अवसर पर 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। रोशन एंड्रयूज निर्देशित और सिद्धार्थ रॉय कपूर निर्मित एक्शन थ्रिलर फिल्म देवा का निर्माण जी स्टूडियो और रॉय कपूर फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है। सालार ने दुनिया भर में लगभग 180 से 200 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है। बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद सालार भी प्रभास की सबसे कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है। भारत में एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म में लगभग 49 करोड़ का बड़ा कलेक्शन किया है। इसी के साथ ये फिल्म प्रभास की करियर की सबसे बड़ी ओपनर है। फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति स्क्रीन शेयर कर रही हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राशिद खान को गंभीर हालत में दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गायक राशिद काफी समय से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं। ग्लोबल स्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। उनके स्वागत के लिए शिंदे के बेटे श्रीकांत भी मौजूद थे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।